जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसी बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हालांकि इसमें मोस्टली एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में भी मैंने बोल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पर्दा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम। द फीलिंग ऑफ लव फॉर अवर कंट्री दैट इज कॉल्ड अ नेशनलिज्म। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तुम अपने देश के प्रति जो भी प्रेम दिखाते हो ना, बस वही राष्ट्रवाद है। अगर तुम उदाहरण के लिए ले लो, कोई हमारे देश के विरुद्ध में बोलता है तो तुम कितने गुस्सा नहीं हो जाते हो, तुम्हारा एकदम गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। तो यही ये देश प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद समझ में आया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अब जो नेक्स्ट चीज है कि टॉपिक इस चैप्टर की कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सबसे पहले आता वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये दो ताकतों के बीच में लड़ा जा रहा था। पहला था इलाइट पावर, दूसरी थी सेंट्रल पावर। इलाइट पावर में रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आते थे, और मतलब कि सेंट्रल पावर में, और इलाइट पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर आते थे। यही इन्हीं कंट्रीज के बीच में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो लड़ा गया था। अभी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, इंडिया का इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया जो था ना, वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ये डायरेक्टली इसका हाथ कोई इन्वॉल्व नहीं था, ये उनकी कॉलोनी थी। इसीलिए हमारे देश के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, मतलब कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हमारे देश के ऊपर। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई। अब ऐसे टाइम पे हमें ज़रूरत थी तो एक लीडर की, और इस टाइम पे महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। ये साउथ अफ्रीका में एक रीजन सिस्टम के खिलाफ भी आंदोलन करके आ चुके होते हैं। तो महात्मा गांधी जब आते हैं तो वो देखते हैं कि यार हमारे देश के लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है, हमारे देश में रहकर हमारे देश के लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करवाई जा रही है, और जहाँ पे एक बार नील की खेती हो जाती है वो ज़मीन बंजर हो जाती है। ये ज़बरदस्ती उनसे आंदोलन, मतलब कि खेती करवाते थे। तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया और ये सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद महात्मा गांधी जाते हैं गुजरात। गुजरात में दो जगह थी, अहमदाबाद और दूसरी थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अहमदाबाद में क्या हुआ था कि वहाँ पर लोगों को, मतलब कि जो काम करते थे उनको तनख्वाह कम दी जाती थी, टैक्स ज़्यादा दिए जाते थे। ठीक है, और खेड़ा में क्या हुआ था कि भैया वहाँ पे जो थे कि लोगों को, मतलब कि वहाँ फसलें खराब हो गई थी और लोगों से टैक्स ज़्यादा दी थी, तो वो सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आता है कि ब्रिटिश लेजिस्लेटर काउंसिल ने एक रॉयलेट एक्ट पास किया, जिसके अंदर बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो महात्मा गांधी जी रॉयलेट सत्याग्रह चालू करते हैं। रॉयलेट सत्याग्रह के देखकर ब्रिटिश कंपनी शांत थोड़ी रहेगी, उसने मार्शल लॉ ऑन किया। मार्शल लॉ में क्या था कि पावर डायरेक्ट गवर्नमेंट से आर्मी के हाथों में चली जाती है। अब इसी बीच पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला जगह था, वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब क्या होता है भैया कि जो जनरल डायर थे, वो जो उस समय के वहाँ के हेड थे, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भैया कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो वो वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद चारों तरफ से दरवाज़ों को बंद करवा देते हैं, और दरवाज़ों को बंद करवाने के बाद वहाँ पर वो अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं, और इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और इसी के बाद ये जो रॉयलेट सत्याग्रह था इसका एंड हो जाता है, क्योंकि वो गांधी जी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। इसके बाद शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। 1919 में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये चालू किया था। रीज़न क्या था कि भैया तुर्की में एक राजा थे खलीफा, जिनके जो मुस्लिम जो थे ये इनकी बहुत इज्जत करते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी मुस्लिम लोग थे इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया, और अंग्रेज़ों ने लाखों मुस्लिमों को इस मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी के मन में आता कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को एक करने के बाद ही देश में बड़े तौर पर आंदोलन हो सकता है। तो महात्मा गांधी के मन में आइडिया आता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने, तो ये जो मूवमेंट था इसमें
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट नहीं, मतलब कि जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी इस मूवमेंट को। लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो थी वो भी बाद में इसके मतलब कि हक में आ जाते हैं और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स के हर एक मटेरियल का बाइकआउट करना था, मतलब बहिष्कार करना था हर एक चीज़ को। ये 1921 में शुरू होता है भैया, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। फिर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक, मतलब कि गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान होती है, वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर पहुँचती है और लाठीचार्ज करवा देती है। जब लाठीचार्ज होता है ना, तो बहुत से मतलब जो लोग थे वो जाते हैं, उनको बंद करके उन्हीं की जेल के अंदर और आग लगा देते हैं। तो इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो इसके बाद पूरे देश के अंदर बहुत लंबा आंदोलन छिड़ जाता है और इसके बाद ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया, क्योंकि इससे वायलेंस जो था वो फैल रहा था। 4 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट जो था ये टोटली बंद हो जाता है। उसके बाद आता है सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट से पहले 2 चीज़ें थी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और साइमन कमीशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या होता है, सारी फसलें खराब हो जाती हैं, टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, खाने की कमी हो जाती है। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाती है देश की। ये क्लास 9 में भी चैप्टर था। उसके बाद पॉइंट 2 आता है साइमन कमीशन। ये क्या था, ये साइमन कमीशन 7 लोगों की मेंबर टीम थी जिसकी इंडिया आ रही थी अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सर जॉन साइमन इसे लीड कर रहे थे 1927 को। तो इसमें क्या होता है कि लोग सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं होते हैं। तो इस लोग नारे लगाते हैं गो साइमन बैक, साइमन गो बैक, तो इसके नारे लगते हैं इसमें। उसके बाद ये जो साइमन कमीशन था ये वापस चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो था ना कि कुछ कंडीशंस इसमें रखी गई थी। वो कंडीशन किसने रखी थी, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने ये कंडीशन रखी कि देखिए भैया देश आप चलाइए लेकिन नाम हमारा होगा। तो हमारे देश के जो गरम दल के नेता थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें टोटल फ्रीडम चाहिए। इसके बाद जो शुरू होता है सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स के मीन्स चीज़ों का बहिष्कार तो करना ही था, उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करना था, और साथ ही साथ उनका जो कानून था उसे भी तोड़ना था। तो उसी को लेकर चल देते हैं महात्मा गांधी जी दांडी मार्च, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होता है 72 वॉलंटियर्स के साथ। 12 मार्च 1920 से लेकर के 6 अप्रैल 1920 तक ये चलता है साबरमती दांडी, और वहाँ का सॉल्ट लॉ तोड़ देते हैं। और इसके बाद गांधी जी जो थे उन्होंने इस नमक आंदोलन को पूरा किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। इसमें क्या था भैया कि स्टार्टिंग में तो ये मूवमेंट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी और अब्दुल गफर खान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, पूरे देश के अंदर वायलेंस फैलने लगता है, मतलब कि मारा पीटी चालू हो जाती है, मारकाट चालू हो जाती है। तो इसी की वजह से ये जो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट था इसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब इसे स्टॉप कर देना चाहिए, और ये जो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट था ये बंद हो जाता है। उसके बाद जब सिविल इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है जिसका नाम होता है गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या होता है, गांधी जी डिमांड करते हैं पॉलिटिकल लीडर को छोड़ने की, और इरविन डिमांड करता है कि गांधी जी लंदन में सेकेंड हॉल कॉन्फ्रेंस में आए, जो कि गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस देखिए ये वही इरविन है जिसने ये कहा था कि मतलब गांधी जी को मारने के लिए ऑफिशियल लेटर लिखा हुआ था, और गांधी जी का ये कुछ भी नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि आज गांधी ने किया क्या है। गांधी की भाई साहब इतनी औकात थी कि वो गुलामी में रहकर लंदन जाकर पढ़ सकता था, और आज लोग गांधी गाली देते हैं उसने किया क्या है। यही अगर पाकिस्तान में जाके मोहम्मद अली जिन्ना गाली देना तो जिंदा काट के फेंक दे। उसके बाद लंदन पहुंचते हैं गांधी जी सेकेंड हॉल कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद शुरू में तो उनका काफ़ी स्वागत सत्कार होता है, कहते हैं कि भाई साहब इतने बड़े आदमी आए हुए हैं। लेकिन फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस में पहुँचने के बाद उनकी जो डिमांड्स थे उनको नहीं माना जाता, उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है। उसके बाद गांधी जी जो थे वो वहाँ से वापस भारत की ओर चलते हैं और वापस भारत आते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने ये देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफर खान को अभी भी इन्होंने रिलीज़ नहीं किया था, अरेस्ट ही किया हुआ था। इसके बाद गांधी जी क्या काम करते हैं कि ये सोचते हैं कि क्यों ना हम फिर से जो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट है इसे लॉन्च किया जाए, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट को रीस्टार्ट किया जाता है, लेकिन सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट एक बार ऑलरेडी अपना मोमेंटम जो था वो लॉस कर चुका था, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक बार अगर चल जाता है तो फिर वो नहीं चलता। फिर फाइनली 1934 को ये मूवमेंट धीरे धीरे टोटली स्टॉप हो जाता है, मीन्स बंद हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है कि
लिमिट ऑफ सिविल डिसऑर्डर्स में, मतलब कि इसमें देखो 2 लीग ऐसी थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी मुस्लिम और दलित। अब मुस्लिम क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रही थी। जो हमारी मुस्लिम लीग थी ये डिमांड कर रही थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, लेकिन 1927 को ये अपनी जो शर्तें थी वो मान लेती है, कहती है कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन दलित्स में अभी भी इसका सपोर्ट नहीं किया जा, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि अगर हमने मतलब कि छोटी कास्ट को अगर सपोर्ट किया तो बड़ी कास्ट से हमारा, क्योंकि वो अपर क्लास हिंदूज को सपोर्ट करते थे इसीलिए, और गांधी जी उनको हरिजन कहते थे। इसके बाद गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1932 में हुआ था। इसमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं रिजर्वेशन के लिए। वहाँ पर एक लाइन थी जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि दलितों को मंदिर में जाने दिया जाएगा। बाबा साहब ने इस लाइन को काट दिया और इसकी जगह लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन ज़रूरी है, इसीलिए आज दलितों की कंडीशन इतनी अच्छी है। इसके बाद सेंस कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि बहुत से तरीक़ों से देश प्रेम की भावना जगाएगी, जैसे पोइट्री हो गई, सॉन्ग्स हो गए, पिक्चर हो गए, भारत माता की तस्वीर बनाएगी। और इसके बाद फाइनली लास्ट 1947 में हमारा देश टोटली आज़ाद हो गया। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी प्रोफाइल ब्लिंक कर रही है। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।